आई एम मिसेस जसिंदर सहगल। आई एम अ विडो। मेरे बेटी बाहर रहती है और बेटा जिस समय मेरे साथ ये हुआ वो दिल्ली में नहीं था, वो भी दूसरे घर में रहता है। 29 जून को मुझे कॉल आई और उस आदमी ने बोला कि मैं हूँ बॉम्बे क्राइम ब्रांच से और आपके ख़िलाफ़ केस है और आपका आधार नंबर ये है। उसने बोला कि आपके अगेंस्ट वारंट्स है तो आपको बात करनी पड़ेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बॉम्बे में। तो मुझे बताया गया कि 400 बच्चे मैंने ट्रैफिक किए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की है और उन्होंने 5 आदमी पकड़ लिए हैं जिन्होंने मेरा बयान दिया है, जिनकी फ़ोटो उन्होंने भेजी मुझे और कहा कि ये आपके घर आए हैं, आपको जानते हैं, सारा एविडेंस हमारे पास है, अभी आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मैंने उनको घड़ी घड़ी बोला कि मैं अभी 80 साल की होने वाली हूँ और मैं ऐसा काम क्यों करूँगी, मैं जानती नहीं हूँ किसी को। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, दिस इज़ एब्सोल्यूट 100% एविडेंस और हमने आपको अरेस्ट करना है इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। मेरा बेटा और उसकी फैमिली इंडिया से बाहर थे। मेरी बेटी से नहीं, तुम किसी से बात नहीं कर सकते, अब के बाद तुम बिल्कुल अंडर अरेस्ट हो। हमारे सीबीआई के बंदे बाहर आ जाएंगे, ईडी के आ जाएंगे, आपकी हर चीज़ टैप लिंक्ड है, अभी यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन। जब मैं डिजिटल अरेस्ट में थी तो मुझे कहा गया था कि 3 घंटे के अंदर आपको नॉन बेलेबल वारंट्स जेल में जाएंगे और ये खाली आप नहीं हो, आपके बच्चे भी जेल में जाएंगे और ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी केस है और इसमें तुम नहीं बच सकते। अपने जो आरबीएल बैंक के सारे पैसे हैं वो तुम्हें अकाउंट करने पड़ेंगे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये गवर्नमेंट सेफ अकाउंट्स में जाएंगे। मैं आरबीएल बैंक के पास गई। आरबीएल बैंक डिफेंस कॉलोनी में, जहाँ मैं कभी ज़िंदगी में बैंक नहीं गई, मुझे आरटीजीएस का पता नहीं क्या भरना है कैसे। पहले दिन मैंने 45 लाख किए, दूसरे दिन मैं गई, फ्रॉडस्टर्स ने मुझे कहा कि अभी तुम जाओ, अभी कोर्ट का ये ऑर्डर है। तो मैंने 70 किए, 70 लाख। 15 मिनट बाद मैं बैंक के बाहर खड़ी रही मैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अंदर जाओ और 70 और करो। फिर मैंने आधे घंटे में 1,40,40,000 दिए। फिर उन्होंने बोला अभी 60 और दो। तो फिर मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मुझे डर लग रहा है, मैं आज नहीं कर सकती। फिर उन्होंने बोला तुम इधर से नहीं जाएंगे तो जेल में जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे दूसरे बैंक भेजा, साकेत बैंक। वहाँ जाके मैंने 60 लाख किया। 1 डेढ़ घंटे में मैंने 2 करोड़ रुपए भेज दिए सैयद मुआज़ एंटरप्राइजेज़ को, जिन कभी मैंने ज़िंदगी में उनके साथ डील नहीं किया था। तीसरे दिन फिर मुझे जाके 65 लाख देने पड़े और 3.1 करोड़ मैंने दे दिए। मैं सोच रही थी कि कोई बैंक, मेरा जो रिलेशनशिप मैनेजर है इतना पुराना है, 15-20 साल से, वो हर एक चीज़ उसको पता है। जब भी मैं कभी पैसे कहीं भेजती हूँ मैं उसको फ़ोन करके बोलती हूँ कि मैं भेज रही हूँ, या मेरे बैंक में आता है पैसा वो बताता है। उसको मेरे अकाउंट की एक एक चीज़ पता है। मैं सोच रही थी कि वो देखेगा और आएगा मेरे को घर में पूछने, क्योंकि मेरे घर वो बहुत दफ़ा आता है। बैंक ने मेरे को बिल्कुल लेट डाउन किया इसमें, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बैंक, जो इतनी देर से मेरे तल्लुकात हैं, जो मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं, जो हाई नेट इंडिविजुअल्स जैसे मैं हूँ, मेरा वो सब चीज़ स्क्रूटनाइज़ करेंगे और इतनी आसानी से मेरे पैसे, ये फर्स्ट टाइम बेनिफिशरीज़ को, जिनको मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं भेजा, उनको घंटों में पैसे भेज देंगे। मैं उस समय किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि सैटरडे 29 जून जब से 5 दिन मैं डिजिटल अरेस्ट में थी, इन्होंने मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बिज़ी था और उसको डिस्कनेक्ट नहीं करते थे, और इसकी वजह से मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पा रही थी। और मुझे कहा गया था कि आप किसी नौकर से, किसी बंदे से बात नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं डर के मारे फ़ोन लेके बैठी हुई थी।
जो जब इनकी मर्ज़ी थी तो मुझे फ़ोन करके बात करते थे, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट नहीं करते थे और मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी। सो उन्होंने मुझे 29-30 2 दिन मुझे इतना डराया कि मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं एकदम परेशान होके कोलैप्स हो गई, तो मेरे स्टाफ ने मेरी बेटी को बताया और फिर उसने एकदम सब कुछ सँभालने की कोशिश करी और उसने मुझे कहा कि आपको डिजिटल अरेस्ट हो गया है और बैंक को इन्फॉर्म किया कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दें। फिर मेरे बच्चे दोनों ने क्राइम ब्रांच में और इकोनॉमिक अफेयर्स विंग और आरबीएल बैंक में भी कंप्लेन किया कि मेरे साथ ये हुआ है। आरबीएल बैंक ने तो बिल्कुल मदद करना नहीं चाहे और उन्होंने बोला कि आपने खुद किया है तो ये आपकी गलती है। पर मेरा ये कहना है सबको कि बैंक को तो पता है कि ये सब डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं और बैंक कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करता, स्क्रूटनी नहीं करता है कि फर्स्ट टाइम बेनिफिशरीज़ को ऐसे लाखों रुपए एक बारी में भेजे जा रहे हैं, करोड़ों भेजे जा रहे हैं। और हम लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को, एल्डरली को, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम वल्नरेबल सिटीजन्स हैं। हम बैंक ने हमें कहा हुआ है कि आप HNI हो, आप स्पेशल सिटीजन्स हो, आपको बैंक गिव्स यू स्पेशल सर्विसेज, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने कोई डिलिजेंस नहीं करी और कोई स्क्रूटनी नहीं करी और सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिया। मेरा बैंक RBL तो इतना केयरलेस था कि जब मैंने RTGS फॉर्म्स भरे जो मैंने कभी भरे नहीं थे, तो उसमें मैंने गलत डेट डाल दी, गलत चेक नंबर डाल दिया और जो उसके 8 मैंडेटरी कॉलम हैं उसका जो ज़बरदस्ती भरने ही पड़ते हैं, नहीं तो फॉर्म नहीं जाता। तो जो 8वां कॉलम था जिसमें पर्पस ऑफ रेमिटेंस लिखा था वो मैंने नहीं भरा। अगर मेरे को बोलते कि ये तुम भरो तो उन्हें एक तुरंत पता लग जाता कि ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था पर्पस ऑफ रेमिटेंस क्या है और वहीं पे सारी बात निकल आती और मेरा पैसा बच जाता। बैंक की इतनी लापरवाही और कैजुअल बिहेवियर था कि मैंने बैंक का RTGS फॉर्म ठीक से नहीं भरा और फिर भी उन्होंने उसे प्रोसेस कर दिया। तो ये तो बैंक की बहुत भारी गलती है कि बैंक ऐसे कर देता है when they are supposed to be well trained and follow rules और अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, तो ऐसे कभी भी फॉर्म नहीं जा सकता। ये जो डिजिटल स्कैम हो रहे हैं ये हम सबको अफेक्ट करते हैं और बैंक कुछ भी कहे, पर आप किसी की भी कहानी सुनेंगे, मेरे जैसे लोगों की कईयों की कहानी सुनेंगे, तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि ये गलती हमारी तो होती है क्योंकि हम तो फंसे होते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो स्कैमस्टर कहता है उसी के हिसाब से चलना होता है, हमें तो अपनी जान की फ़िक्र होती है। पर बैंक तो किसी के डर में नहीं है, बैंक के तो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बैंक तो ट्रेन स्टाफ है, उनको तो 1 सेकंड में पता लग जाना चाहिए कि ये क्लाइंट कोई अनयूजुअल चीज़ कर रहा है जिसको हमें रोक के इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्या कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे लिए इतना और कुछ करती है कि हमारे ये एंड ऑफ लाइफ की ट्रेजेडी भी किसी तरीके से हमें बचा ले इससे। थैंक यू।